Hello everyone, welcome back to another session of History PYQ series. My name is Bhavya. So I am starting with the first question. So first question is, consider the following statements. Just wait a minute. Question number 1 is, consider the following events in the history of India. Statement 1 है, rise of Pratiharas under King Mihir Bhoj I. Next is establishment of Pallav power under Mahendra Varman. Third, Pala's dynasty founded by Gopala. Next is establishment of Chol power by Parantaka I. So, what is the correct chronological order of the above events starting from the earliest time? So, आंसर क्या होगा इसका बताइए. सबसे पहले कौन आए थे, फिर कौन? So, सबसे पहले आपके आए पल्लवाज. स्टैब्लिशमेंट ऑफ पल्लवाज पावर अंडर महेंद्र वर्मन वन. सो ये आपका फर्स्ट. देन उसके बाद आप क्या है, पाल डायनेस्टी के गोपाला, जब उन्होंने पाल डायनेस्टी का फाउंडेशन रखा. उसके बाद आए प्रतिहार्स अंडर किंग मिहिर भोज वन. देन आपके लास्ट में आए स्टैब्लिशमेंट ऑफ चोलाज पावर बाय परंटका वन. सो आंसर विल बी 2, 3, 1, 4. 2, 3, 1, 4. सो आंसर विल बी सी. देखते हैं अब सबके बारे में. महेंद्र वर्मन वन. सो ये 7th सेंचुरी में आए, 600 से 630 CE. पल्लव एम्परर थे, और जो प्रेजेंट डे अभी आंध्र प्रदेश है और जो आपका तमिलनाडु का नदन एरिया है वहाँ पे रूल किया करते थे. ठीक है, 7th सेंचुरी के अराउंड. बात करेंगे पाल डायनेस्टी की. सो पाल डायनेस्टी वॉज फाउंडेड बाय गोपाला इन 8th सेंचुरी. और जो प्रेजेंट अभी आपका है बंगाल, ईस्टर्न बिहार, जिसके अंदर मेजर सिटीज है गौड़, विक्रमपुरा, पाटलिपुत्र, मोंगेर, सोमपुरा, रामवती, तमरालीपता और जगदला. तो ये सब आपके गोपाला यहाँ पर रूल कर चुके हैं. नेक्स्ट मैंने बताया राइज ऑफ प्रतिहाराज अंडर किंग मिहिर भोज वन. सो किंग मिहिर भोज वन, सो इनके फादर थे रामभद्र वन. उनके बाद किंग मिहिर भोज वन आए थे, और इनके टाइम पे इन्होंने अराउंड 46 ईयर्स तक रूल किया. और इनका एक इंस्क्रिप्शन मिलता है, दैट इज बराहा इंस्क्रिप्शन, जिसमें मिहिर भोज ने टाइटल लिया था आदि वराहा. और ये जो मिहिर भोज थे ये वैष्णविज्म ट्रेडिशन को फॉलो करते थे. ओके, नेक्स्ट. और जो ये टाइटल है आदि वराहा, इनकी कॉइन्स जो मिले हैं उन पे भी मेंशन है टाइटल ऑफ आदि वराहा. नेक्स्ट एस्टैब्लिशमेंट ऑफ चोल पावर बाय परंटका वन. सो परंटका वन आए आपके ये लेट 9th सेंचुरी और आपकी अर्ली 10th सेंचुरी. ओके, इन्होंने राजसिम्हन टू को हराया था, और साथ में किस बैटल में, बैटल ऑफ वलाला, और राष्ट्रकूट को भी हराया था. ओके, और परंटका चोल वन जो है चोल डायनेस्टी के वन ऑफ द प्रोमिनेंट रूलर हैं. चोल डायनेस्टी जो फाउंड की थी वो फाउंड की थी आपके विजयलय ने. उनके बाद उनके बेटे हैं आदित्य वन, उनके बेटे हैं आपके परंटका वन, उनके बाद आए परंटका वन चोल. ओके, अब 1 by 1 हम थोड़ा सा देखेंगे इसमें क्या क्या इंपॉर्टेंट है रिलेटेड महेंद्र वर्मन वन. सो इनके फादर थे सिम विष्णु. इन्होंने कालभरास को हराया था और रीस्टैब्लिश किया था पल्लव एम्पायर. उसके बाद इनके टाइम पर पुलकेशिन टू ने अटैक किया था, और इनसे जो वेंगी रीजन है, नॉर्दर्न वेंगी रीजन है, बहुत सारी सीरीज ऑफ वॉर हुई, और पुलकेशिन टू ने नॉर्दर्न वेंगी रीजन अपने अंडर ले लिया था क्योंकि उन्होंने महेंद्र वर्मन को हरा दिया था. उसके बाद आए महेंद्र वर्मन के बाद आए आपके नरसिम्हा वन. उन्होंने पुलकेशिन टू को हराया था. तो महेंद्र वर्मन वन का बदला आपके नरसिम्हा वर्मन वन ने लिया था. ओके, तो अभी हम बात कर रहे हैं महेंद्र वर्मन वन के बारे में. इनके टाइम पर तमिल लिटरेचर काफ़ी फ्लरिश हुआ, और एक तमिल लिटरेचर था तेवरम.
इसको काफ़ी पॉपुलैरिटी मिली। साथ में लिखा था आपके अपार और संबंधर ने। ये दोनों जो थे ये शैविज्म सेंट थे, शैव सेंट थे। और इन्हीं से इंस्पायर होकर महेंद्र वर्मन वन ने अपना जो रिलीजन था वो जैनिज्म से वो किस में कन्वर्ट हो गए, शैविज्म में। ओके, उसके बाद बात करेंगे महेंद्र वर्मन वन के बारे में। तो इन्होंने एक मात विलासा प्रहसना करके एक प्ले भी लिखा है संस्कृत में। फिर भागवत जुकम एक अनदर प्रहसन है, मतलब अनदर प्ले है जो बोधायन ने लिखा है। और इसका मेंशन साथ में आपका मात विलास प्रहसन और आपका भगवा जुकम, ये दोनों आपके ममंदूर इंस्क्रिप्शन पे मेंशन है इन दोनों का। अब बात करेंगे महेंद्र वर्मन वन। मैंने बताया था इनिशियली वो जैनिज्म को फॉलो करते थे, लेकिन वो कन्वर्ट हो गए थे शैविज्म में, शैव वेद में। किसके इन्फ्लुएंस में आकर, शैव सेंट अपार, जिन्होंने तेवरम तमिल लिटरेचर लिखा था। ओके, अब बात करेंगे आर्ट एंड आर्किटेक्चर के बारे में, महेंद्र वर्मन वन के बारे में। तो आपका जो वराहा केव टेम्पल है, महाबलीपुरम लाइट हाउस, बात करें सीता वसल केव जो है आपका, जिसको अरिवर कोयल भी कहते हैं, रॉककट टेम्पल, रॉककट केव, ये सब महेंद्र वर्मन वन ने बनाया था बिफोर कन्वर्ट टू किसमें, शैविज्म, मतलब शैविज्म में कन्वर्ट होने से पहले उन्होंने ये केव बना दी थी। ओके, अब बात करेंगे उन्होंने एक महेंद्र टंकटा करके फेमस इरिगेशन टैंक बनवाया था, जो कि कहाँ पे है, महाबलीपुरम में। और इसको ये यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज साइट में भी मेंशन है इसका। ओके, अब बात करेंगे महेंद्र वर्मन वन के बाद, मैंने जैसे पहले ही बता दिया, नरसिम्हा वर्मन वन 630 सी में है। इन्होंने पुलकेशिन II को हरा के चालुक्यन कैपिटल सिटी वतापी को अपने अंडर वापस ले लिया था। ओके, अब हम बात करेंगे पालास के बाद, पल्लव्स के बाद हम बात करेंगे पालास। सो पालास जो है, पाला मीन्स प्रोटेक्टर। ओके, सो ये बेसिकली महायान बुद्धिज्म को फॉलो करते थे। महायान बुद्धिज्म द ग्रेट व्हीकल, जिसमें बुद्धा को एज अ डिवाइन गॉड मानते हैं। एक है महायान बुद्धिज्म, एक है हिनायन बुद्धिज्म। हिनायन बुद्धिज्म में बुद्धा को ऑर्डिनरी ह्यूमन बीइंग मानते हैं, और महायान बुद्धिज्म में बुद्धा को एज एन डिवाइन पावर मानते हैं। ओके, तो गोपाला ने 750 AD में जो है पाल डायनेस्टी की फाउंडेशन रखी। इनके टाइम पर संस्कृत, प्राकृत और पाली लैंग्वेज, ये लैंग्वेजेस यूज होती थी। ठीक है, पाली, प्राकृत और संस्कृत भी। अब बात करेंगे गोपाला के बारे में थोड़ी सी और। सो इन्होंने बंगाल को यूनिफाई करके उसको अपने अंडर लिया, साथ में मगध भी इनके कंट्रोल में आ गया। और ये फर्स्ट बुद्धिस्ट मोनार्क थे, बंगाल के फर्स्ट बुद्धिस्ट मोनार्क। इन्होंने मोनास्ट्री भी बनाई उदंतपुरी बिहार में। साथ में इन्हीं के टाइम पे ट्रिपटाइट स्ट्रगल भी हुई थी बिटवीन पाला, प्रतिहाराज एंड राष्ट्रकूट। किस चीज़ के लिए, कन्नौज एंड नदन इंडिया के लिए। अब मैं बात करूंगी, इंपॉर्टेंट फैक्ट्स बताऊंगी। तो गोपाला के बाद आए धर्मपाल। तो उन्होंने बहुत सारे टाइटल लिए, जस्ट लाइक परम भट्त्रक, परमेश्वरा एंड महाराज धीराज। तो ये धर्मपाल के टाइटल्स हैं। उसके बाद महिपाल वन के टाइम पे अगेन पाल किंगडम बहुत फ्लरिश की। उसके बाद मैं बात करूंगी विक्रमशिला विहार, उदंतपुरी विहार और जगदल विहार। ये जो है गिगेंटिक आर्किटेक्चर कंस्ट्रक्शन कराए गए एट द टाइम ऑफ पालास। नेक्स्ट पढ़ेंगे हम लोग गुज्जर प्रतिहार डायनेस्टी। सो गुज्जर प्रतिहार डायनेस्टी ने रूल किया है बिटवीन मिड 8 से 11 सेंचुरी के बीच में। सबसे पहले ने रूल किया उज्जैन में, देन उसके बाद ये इन्होंने कन्नौज में रूल किया। गुज्जर प्रतिहार जो स्टार्ट हुई थी डायनेस्टी, नागभट्ट वन थे इसके सबसे पहले रूलर। उसके बाद भोज जो थे, मिहिर भोज, ये इसके वन ऑफ द प्रोमिनेंट रूलर कहेंगे या फिर कहेंगे एक्चुअल फाउंडर, जिन्होंने गुज्जर प्रतिहार डायनेस्टी का काफ़ी नाम किया। उसके बाद इनके ही टाइम पे थे कोर्ट पोएट थे आपके राजशेखर। किनके टाइम पे थे, महेंद्रपाल और उनके बेटे महिपाल के टाइम पे थे आपके राजशेखर पोएट। तो ये पूछ सकते हैं किस किंग के टाइम पे थे, कौन, पोएट राजशेखर। उसके 46 ईयर से ज़्यादा इन्होंने रूल किया। और मैंने बताया था इन्होंने टाइटल लिया था आदि वराह। और जो अल मसौदी थे, अरब ट्रैवलर थे, वो इनको किस टाइटल दे रखा था, मिहिर भोज को क्या टाइटल दे रखा था उन्होंने, किंग बौरा। किंग बौरा
इनको टाइटल दे रखा था। अब देखते हैं एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन अगेन चोलास के बारे में। तो चोलास, सो मैंने स्टार्टिंग में बताया था चोल डायनेस्टी के जो फाउंडर हैं वो हैं आपके विजयलय और फिर उनके बेटे आदित्य चोल वन। आदित्य चोल वन के बाद आए परंटका वन। इन्होंने भी चोल डायनेस्टी को काफ़ी एक्सपेंड किया, बिल्ड किया। उसके बाद टाइगर जो है इनका रॉयल एम्बलम है चोल किंग्स का। साथ में इन्होंने पांड्यास के साथ इनकी वॉर हुई और उसके बाद इन्होंने मदुरई को सीज किया और टाइटल लिया मदुरई कोंडा। सो ये परंटका वन का टाइटल है मदुरई कोंडा। उसके बाद इन्होंने मारवर्मन राजसिम्हा टू से वॉर की। उसके बाद वो सिलोन भाग गए। जितनी भी टेरिटरीज थी पांड्यन किंग की वो सब चोलास के अंडर आ गई। अब मैं बात करूंगी परंटका वन से लेकर खुलुतुंगा वन तक। इसके टाइम पे काफ़ी जो चोलास ने है काफ़ी ग्लोरी और फेम हासिल किया। फिर बृहदेश्वरा टेम्पल जो थंजावुर में है, जो कि राजा वन ने बनाया था। उसके बाद उनके बेटे राजेंद्र वन ने भी सेम एक टेम्पल बनाया था। आपको ये कमेंट सेक्शन में लिखना है कि कौन सा टेम्पल एज बनाया था, जस्ट लाइक बृहदेश्वरा टेम्पल जब वो जीते थे। अब मैं बात करूंगी आगे राजेंद्र चोल की। तो राजेंद्र चोल को गंगई कोंडा चोलमपुरम भी कहते हैं, चोलापुरम भी कहते हैं, गंगई कोंडा चोलापुरम। और कुलथुंग चोल के टाइम पर एक थे जयम कोंडर। इन्होंने इनके बारे में बहुत सारी पोएम्स लिखी हैं, बहुत तारीफ की है। जो चोला की मिलिट्री विक्ट्रीज के बारे में लिखा है तो वो लिखा है इन्होंने पोएम कलिंगा पट्टू पराणी में। अब बात करेंगे नेक्स्ट चोला के बारे में, क्योंकि चोलास काफ़ी आपके न्यूज़ में रहा है अभी। ओके, सो चोलास के बारे में इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है, एक तो इनकी स्ट्रॉन्ग आर्मी थी और इनकी जो नेवी थी वो बहुत स्ट्रॉन्ग थी उस टाइम पे, बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग थी और बहुत ज़्यादा एडवांस नेवी थी। अब बात करेंगे कुडीनिक की। तो ये लोकल पीजेंट्स थे और जो टेम्पल्स के लिए लैंड दिया करते थे उसको बोलते थे देवदार, जो कि टैक्स फ्री होते थे। साथ में उलुकुड़ी जो टेनेंट्स होते थे उनको लोअर शेयर मिलता था जिसको कहते थे किसवरम, स्लेव्स आदि मैगल, और साथ में लेबरर्स को कहते थे पेनिसे मकल। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2। सो रीड इट। चूज द करेक्ट हायरकी फ्रॉम द हाईएस्ट टू लोवेस्ट लेवल इन मुगल इंडिया। सो सबसे पहले कौन फिर कौन, जैसे फौजदार, सूबेदार, आमीन, मुकद्दम। सूबेदार, आमीन, मुकद्दम, फौजदार। आमीन, मुकद्दम, सूबेदार, फौजदार। सूबेदार, फौजदार, आमीन, मुकद्दम। उन्होंने बोला हाईएस्ट टू लोवेस्ट। सबसे पहले लास्ट में आना चाहिए आपका मुकद्दम, क्योंकि मुकद्दम जो होते हैं विलेज हेडमैन को कहते हैं। एक ये बचा और एक ये बचा। उसके बाद फौजदार जो होगा वो आपका सरकार में आएगा, लेकिन जो सबसे बड़ी जो होती है वो होती है प्रोविंस। प्रोविंस बड़ी होती है, इसको सूबा कहते हैं। उसके जो ऑफिसर होते हैं उसको सूबेदार कहते हैं। तो दैट्स वाई आंसर डी इज करेक्ट। आंसर डी इज करेक्ट। सो प्रोविंस, जैसे मैंने बताया प्रोविंस सूबा, देन उसके बाद सरकार, इसको कौन देखते हैं, फौजदार या अमल गुजार। फिर परगना जो कि देखते हैं शिकदार, और विलेज किसके अंडर होता है, मुकद्दम के अंडर। सो ये एक चार्ट बना हुआ है, प्रोविंस, फिर सरकार, फिर परगना, फिर सबसे अंडर विलेज। अब बात करेंगे इनके। तो सूबेदार कौन थे, ये थे आपके मुगल प्रोविंशियल एडमिनिस्ट्रेशन के हेड थे। और सूबेदार जो है नॉर्मली अपॉइंट किए जाते थे मुगल प्रिंसेस के द्वारा एज एन जो आपके हाईएस्ट मनसब में आते थे। ओके, फिर फौजदार, ये रिस्पॉन्सिबल होते थे कि लॉ ऑर्डर को कैसे मेंटेन करना है, इसलिए फौजदार अपॉइंट किए जाते थे। आमीन बेसिकली आपके रिवेन्यू कलेक्टिंग ऑफिसर्स होते थे एट परगना लेवल, और मुकद्दम जो होते थे हेड होते थे विलेज के। तो दैट्स वाई सूबेदार, फौजदार, अमीन, मुकद्दम, क्योंकि उन्होंने हाईएस्ट से लोवेस्ट में बोला है। अब बात करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3। सो read it with reference to Indian freedom struggle. Consider the following events. Second round table conference, दांडी मार्च, रोलेट एक्ट, डेथ ऑफ जतिन दास। सबसे पहले आपका रोलेट एक्ट 1919 में, उसके बाद डेथ हुई जतिन दास की 1921 में, लाहौर कॉन्स्पिरेसी केस भी हुआ था। उसके बाद दांडी मार्च 1930 एंड इन लास्ट सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस दैट इज 1931। 3 राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस हुई थी और सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में इंडियन नेशनल कांग्रेस ने पार्टिसिपेट किया था। ओके, तो इंडियन नेशनल कांग्रेस की तरफ से कौन कौन लोग गए थे, फेमस पर्सनालिटी, एक तो महात्मा गांधी और साथ में मदन मोहन मालवीय।
ओके, सो रोलेट एक्ट 1919 के बारे में बात करेंगे, द एनार्कियल एंड रेवोल्यूशनरी क्राइम एक्ट ऑफ 1919, जिसको महात्मा गांधी ने ब्लैक एक्ट भी कहा था। रोलेट एक्ट के अकॉर्डिंग क्या था कि किसी भी पर्सन को ब्रिटिश गवर्नमेंट इम्प्रिजन में डाल सकती है विदाउट एनी वारंट ऑन द बेसिस ऑफ सेडिशन। ओके, 2 ईयर्स के लिए। सो 9 अप्रैल 1919 में 2 नेशनलिस्ट लीडर थे आपके, सैफुद्दीन किचलो और डॉक्टर सत्यपाल। अभी तक 2 सेशन लिए मैंने हिस्ट्री के, उनमें से दोनों बार आपका रोलेट एक्ट के बारे में बात की गई है, अभी भी रोलेट एक्ट के बारे में बात की गई है, तो ये इम्पॉर्टेंट है। ओके, सो इनको अरेस्ट कर लिया गया। अब जब अरेस्ट किया गया इनको, तो जो मॉब थी, जो इंडियंस थे, वो काफ़ी भड़क गए। उसके बाद क्या हुआ, कहीं कहीं पे कर्फ्यू लग गया। अब कर्फ्यू लग गया, उसके बाद 13 अप्रैल को था बैसाखी डे। अब कुछ इनोसेंट पीपल को पता नहीं था, बहुत दूर दूर से गांव से लोग आ रहे थे, ठीक है, जलियांवाला बाग में सेलिब्रेट करने के लिए बैसाखी डे। उस टाइम जनरल डायर ने ये कहते हुए कि रूल्स का वायलेशन हुआ है, उन पे फायरिंग कर दी कि ये लोग क्या कर रहे हैं, प्लानिंग कर रहे हैं ब्रिटिश गवर्नमेंट को निकालने के लिए। उन पर उन्होंने फायरिंग की और बहुत सारे लोग मर गए। जलियांवाला बाग मसैक्र हुआ। उसके बाद रविंद्रनाथ टैगोर ने रिनाउंस कर दिया अपना नाइटहुड। साथ में गांधी जी ने भी जो उनको टाइटल मिलता केसर हिंद, वो भी उन्होंने रिनाउंस किया, गेव अप कर दिया। ओके, फिर उधम सिंह ने इसका बदला लिया था। राम मोहम्मद सिंह आज़ाद जिनका नाम था, उन्होंने माइकल ओ डॉयर को क्या किया था, असैसिनेट किया था। साथ में उनको 1940 में हैंग किया था और 1974 में उनकी एशेस को वापस इंडिया में रिटर्न किया। अब हंटर कमेटी बैठी थी जलियांवाला बाग मसैक्र जो हुआ था उसके लिए, उस पर रिव्यू करने के लिए कि वो सही हुआ था, गलत हुआ था, जनरल डायर ने सही किया, गलत किया। फ़ायदा कुछ नहीं हुआ इस कमेटी का। इस कमेटी में बस क्या किया गया, उनको कोई पेनल्टी वगैरह ऐसे कोई खास दी नहीं गई थी जनरल डायर को। उससे पहले हंटर कमेटी की प्रोसीडिंग होने से पहले गवर्नमेंट ने पास कर दिया वाइट वॉशिंग बिल, दैट इज इंडेमनिटी एक्ट, अपने ऑफिसर्स को प्रोटेक्ट करने के लिए। और सबसे ज़्यादा सरप्राइजिंग बात थी कि जलियांवाला बाग मसैक्र को बहुत सारे लोगों ने सपोर्ट किया, जिसमें से रुडयार्ड किपलिंग ने उनको सपोर्ट किया। और सबसे ज़्यादा सरप्राइजिंग था कि क्लर्जी थे गोल्डन टेम्पल के, आरूर सिंह, उन्होंने जनरल डायर को सच्चा सिख बोला, सच्चा सिख, और उनको सिख बताया। उसके बाद यहाँ पर भी मूवमेंट चला, गुरुद्वारा रिफॉर्म मूवमेंट, अकाली मूवमेंट, क्योंकि बहुत सारे लोग भड़क गए इस बात से, क्योंकि बहुत बड़ा मसैक्र हुआ था, बहुत सारे इनोसेंट लोग मारे गए थे। उसके बाद अकाली मूवमेंट जब हुआ तो फिर सिख गुरुद्वारा बिल आया 1925 में, जिसमें शिरोमणि गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी बनी, जिसके अंडर अब जितने भी हिस्टोरिकल सिख श्राइन्स हैं सब इसी के अंडर हैं। किसके कंट्रोल में है, SGPC यानी कि शिरोमणि गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी। अब बात करेंगे जतेंद्र नाथ दास की, तो ये मेंबर थे हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक एसोसिएशन के, एक इंडिपेंडेंट एक्टिविस्ट भी थे साथ में। ये लाहौर सेंट्रल जेल में मर गए थे। इन्होंने 63 डेज के लिए हंगर स्ट्राइक की थी, क्योंकि रूल्स रेगुलेशन अच्छे नहीं थे आपके जेल के। तो इन्होंने अनुशीलन समिति भी ज्वाइन की थी 1921 में। अब इनको अरेस्ट किया गया था लाहौर कॉन्स्पिरेसी केस के लिए। लाहौर कॉन्स्पिरेसी केस के लिए इनको अरेस्ट किया गया था। क्या हुआ था लाहौर कॉन्स्पिरेसी केस में 1929 में, क्या हुआ था कि लाला लाजपत राय के ऊपर लाठीचार्ज हुआ था। वो किसने ऑर्डर दिया था, जेम्स ए स्कॉट ने ऑर्डर दिया था, सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस। तो भगत सिंह और उनके और एसोसिएट से मिलकर एक प्लान बनाया कि हम जेम्स ए स्कॉट का असैसिनेशन, उनको मारने का प्लान बनाया, लेकिन गलती से उन्होंने JB सॉन्डर्स को मार दिया। तो ये पूरा लाहौर कॉन्स्पिरेसी आपका केस है। ओके, 1929 में। फिर आया आपका सॉल्ट मार्च, सॉल्ट सत्याग्रह, दांडी मार्च। तो 78 फॉलोअर्स थे महात्मा गांधी के। ब्रिटिश गवर्नमेंट ने सॉल्ट पर टैक्स बढ़ा दिया था, तो उसी के अगेंस्ट में सॉल्ट सत्याग्रह लेके आए थे। नॉन वायलेंट सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट चलाया था 12 मार्च से लेकर 5 अप्रैल 1930 में। ओके, इसमें नोटेबल पीपल भी थे आपके महात्मा गांधी के साथ, सरोजिनी नायडू भी थे इसमें। और 5 अप्रैल 1930 में 385 किलोमीटर चले थे लगभग 24 डेज के लिए। और फिर 6 अप्रैल 1930 को महात्मा गांधी ने सॉल्ट एक्ट को ब्रोक किया, वहाँ से सॉल्ट उठाया, ओके, दांडी सी शोर से।
अब बात करेंगे सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस, तो ये 1931 में हुई। तो इंडियन नेशनल कांग्रेस महात्मा गांधी, इंडियन नेशनल कांग्रेस की तरफ से थे महात्मा गांधी, मदन मोहन मालवीय और साथ में रांगस्वामी अयंगर, और आपके मुस्लिम लीग से थे मोहम्मद अली जिन्ना, आगा खान और मोहम्मद इकबाल। अब बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 4। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4। सो इन द लेटर वैदिक पीरियड द टर्म बलि रेफर्स टू, इट मीन्स sacrifice, it means sacrifice, okay। so बलि जो है ऑब्लिगेटरी था ड्यूरिंग बुद्धा पीरियड, और जो इसको ऑफिसर्स कलेक्ट करते थे उनको बोलते थे बाली साधकास। और बलि कैसे लेते थे, 1/6 जो भी एग्रीकल्चर में प्रोड्यूस हो रहा है उसका 1/6 टैक्स होता था, बलि जिसको बोलते थे। और मनुस्मृति में बलि को एज अ रिलीजियस ऑफरिंग भी बोला गया है और टैक्स भी, ओके। कौटिल्य ने बलि को बहुत ही इंपॉर्टेंट सोर्स ऑफ रेवेन्यू बताया है। फिर है अष्टपद, अष्टपद, सो इट इज़ वेरी इजी। अष्ट मीन्स होता है हिंदी में अष्ट, इंग्लिश में 8, ओके। तो अष्टपद बेसिकली क्या है, ये इट्स अ गेम ऑफ चेस, इट्स अ गेम ऑफ चेस। सो ये अष्टपद संस्कृत वर्ड है जो 8x8 का बोर्ड है, ओके। इसमें क्या है, ये फर्स्ट रिकॉर्ड किया था आपको पतंजलि ने, महाभाष्य बुक आपके संस्कृत ग्रामर जो कि 2nd सेंचुरी में लिखी थी, और इसका अपोज किया था, कंडेम्ड किया था अर्ली ब्राह्मण टेक्स्ट में जिसका नाम है सूत्र कृलिंगा, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन इज ऑन योर स्क्रीन, रीड इट। क्वेश्चन इज मंजूषा आर्ट इज एन आर्ट फॉर्म ऑफ अंगदेश, प्रेजेंट डे भागलपुर। Next, the main colors used in this art form are pink, green, yellow only. So what will be the answer? आपको बताना है। So मंजूषा आर्ट भागलपुर की है, करेक्ट। मेन कलर्स कौन कौन से हैं, पिंक, ग्रीन, येलो, दोनों स्टेटमेंट करेक्ट है। सो आंसर विल बी सी, सी हो जाएगा आंसर। सो मंजूषा एक इंडियन आर्ट फॉर्म है, टेम्पल शेप्ड बॉक्स बनाते हैं, और किस पे बनाते हैं, बैम्बू, जूट और पेपर से, ओके। इसमें पेंटिंग में हिंदू गॉड गॉडेस के ऊपर ये पेंटिंग बनाई जाती है। और जो ये मंजूषा है, ये जो इसमें बिशारी पूजा होती है भागलपुर एरिया में, स्नेक गॉड जो होते हैं, ये फेस्टिवल उनको डेडिकेटेड है, उसी से निकला है आपका मंजूषा आर्ट। इम्पॉर्टेंस क्या है, ये भागलपुर एरिया बिहार में जो है वहाँ सेलिब्रेट किया जाता है, और वहीं की ये पेंटिंग है, इसको मंजूषा कला भी कहते हैं, और ये स्नेक पेंटिंग है, ओके। इसमें बिहुला टेल ऑफ लव और सेक्रीफाइस के बारे में सेंट्रल कैरेक्टर भी दिखाए जाते हैं, बनाए जाते हैं। और अगर आप अभी रिसेंट स्टडी में जो मंजूषा आर्ट है उसमें एक्सीलेंट एग्जाम्पल किसका मिला है, इन्फॉर्मेशन आपकी एंशियंट 16 महाजनपद में से एक अंग महाजनपद जिसकी कैपिटल क्या है, चंपा, ओके। और आपके जो एंशियंट टेक्स्ट है जैसे ऐत्रेय ब्राह्मण, महाभारत, पुरानास, रामायण, इन सब में अंग नेशन के बारे में है। आपके 16 महाजनपद है, जब मैं एंशियंट हिस्ट्री पढ़ाऊंगी तो उसमें मैं महाजनपद के बारे में और अच्छे से एक्सप्लेन करूंगी, ओके। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7, सो ये आपको रीड करना है और आंसर बताना है। क्वेश्चन नंबर 7 इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज आर ट्रू रिगार्डिंग तांते तोप, आ सिग्निफिकेंट फेस ऑफ द फ्रीडम स्ट्रगल ऑफ 1857। फर्स्ट स्टेटमेंट क्या है, फर्स्ट स्टेटमेंट है हिज रियल नेम वॉज रामचंद्र पांडुरंग राव, करेक्ट। नेक्स्ट इज इन बिठूर ही केम इन कॉन्टेक्ट विद नाना साहेब एंड मोरोपन तांबे, इट इज ऑल्सो करेक्ट। ही बिलोंग टू येवला इन महाराष्ट्र, ये भी करेक्ट। और ही लेड अ रिबेलियन इन मध्य प्रदेश एंड राजस्थान, सो ये रॉन्ग है, आपका आंसर हो जाएगा 1, 2, 3, आपका आंसर हो जाएगा। तांते तोप जो है नोटेबल कमांडर रहे हैं इंडियन रिबेलियन ऑफ 1857 या इंडिया रिवॉल्ट ऑफ 1857। सो फर्स्ट और थर्ड स्टेटमेंट सही है। उनका नाम रामचंद्र पांडुरंग येवलकर, और वो येवला फैमिली से बिलोंग करते हैं महाराष्ट्र की। उसके बाद बिठूर में वो नाना साहेब मोरोपन तांबे से मिले, साथ में ये भी सेकंड आपका करेक्ट हो जाता है, ओके। एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन देखेंगे इनके बारे में। सो ये क्लोज प्लेमेट थे किसके, नाना साहेब के और पेशवा बाजी राव के। साथ में तांते तोप जो है नासिक महाराष्ट्र में बॉर्न हुए थे 1814 में, और इकलौते बेटे थे पांडुरंग राव तोप, और इनकी वाइफ का नाम था रुखमा बाई। इन्होंने रानी लक्ष्मीबाई का काफ़ी साथ दिया है, एक्टिव रोल प्ले किया है इन्होंने, ओके।
रानी लक्ष्मीबाई का साथ दिया था, और उसके बाद जब रानी लक्ष्मीबाई के जो लास्ट रिचुअल्स है वो भी आपके तांते तोप ने ही किए। नेक्स्ट क्वेश्चन इज इन द कंटेक्स्ट ऑफ क्विट इंडिया मूवमेंट 1942 विच पेयर मेंशन बिलो इज आर मैच्ड प्रॉपरली। सो आपको बताना है कौन सा इसमें से करेक्ट है, कौन सा रॉन्ग है। सो उषा मेहता जो थी वो क्लैंडस्टाइन रेडियो ब्रॉडकास्ट से रिलेटेड है। केटी भाष्यम रनिंग इंडिपेंडेंट लोकल गवर्नमेंट, चिट्टू पांडे लेबर अनरेस्ट, देन फोर्थ मतंगिनी हजारा अटैक ऑन पुलिस स्टेशन। सो आपका उषा मेहता और मतंगिनी हजारा ये दोनों करेक्ट हैं, बाकी रॉन्ग है। इन्होंने आपके सॉल्ट सत्याग्रह में पार्टिसिपेट किया था, मतंगिनी हजारा, इनके बारे में आगे बताऊंगी। ओके, तो सो क्लैंडस्टाइन रेडियो 14 अगस्त 1942 में एक ये सीक्रेट कांग्रेस रेडियो चलाया था उषा मेहता और उनके एसोसिएट ने, जो कि 27 अगस्त को एयर किया गया था। ये रिलेटेड था बेसिकली क्विट इंडिया मूवमेंट से रिलेटेड था। ओके, सो आपके जो अटैक हुआ था पुलिस स्टेशन पे वो मतंगिनी हजारा उसमें इन्वॉल्व थी। साथ में जो रनिंग इंडिपेंडेंट लोकल गवर्नमेंट थी जिसमें आपकी 3 इंपॉर्टेंट है, बलिया सेवा संस्थान बलिया उत्तर प्रदेश चिट्टू पांडे, सतारा स्टेट कांग्रेस सतारा महाराष्ट्र यशवंत राव छवन, और तमरालिप्ता जातीय सरकार तमलुक बंगाल ये अंबिका चक्रवर्ती के अंडर ये पैरेलल गवर्नमेंट लोकल गवर्नमेंट इंडिपेंडेंट लोकल गवर्नमेंट चल रही थी। अब मैं बात करूंगी एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन के बारे में बाय क्रैक ग्रेड भी। सो क्विट इंडिया मूवमेंट जिसको भारत छोड़ो आंदोलन भी कहते हैं 9 अगस्त 1942 में महात्मा गांधी ने लॉन्च किया था और उन्होंने स्लोगन दिया था डू और डाई। इसके बाद सारे जितने मेजर लीडर्स थे उनको अरेस्ट कर लिया गया था, और आपके जो अरुणा असफ अली थी जिनको ग्रैंड ओल्ड लेडी कहते हैं, उन्होंने गोवलिया टैंक मैदान में क्विट इंडिया मूवमेंट के टाइम पर इंडियन फ्लैग को हॉइस्ट किया था। ओके, और वाइसरॉय लिनलिथगो ने कहा था इट्स अ रिमार्क द मूवमेंट टू बी बाय फार द मोस्ट सीरियस रिबेलियन सिंस 1857। ये वाइसरॉय लिनलिथगो ने क्विट इंडिया मूवमेंट के लिए कहा था। उसके बाद क्विट इंडिया जो टर्म है ये कॉइन की थी आपकी यूसुफ मेहरौली ने, और साइमन गो बैक भी यूसुफ मेहराली ने ही कॉइन किया। महात्मा गांधी जब आए थे 1915 में अराउंड आए थे जब इंडिया में, सबसे पहले उन्होंने नॉन वायलेंट प्रोटेस्ट रखा। आपने देखेंगे स्टार्टिंग में जितने भी प्रोटेस्ट थे उन्होंने नॉन वायलेंट रखे, क्योंकि वो जानते थे कि ब्रिटिशर्स के पास आर्म्स हैं और इंडियंस के पास आर्म्स नहीं है। अगर वायलेंट प्रोटेस्ट होगा तो क्या होगा, मतलब लोगों की जान जा सकती है। लेकिन जब उनको लगा क्विट इंडिया मूवमेंट के टाइम पे, जब उनको लगा कि अब टाइम आ गया है थोड़ा वायलेंट भी होना चाहिए अगर अपना राइट्स लेना है, सो उस टाइम उन्होंने डू और डाई का स्लोगन भी दिया। ओके, सो अब हम देखेंगे नेक्स्ट, इसमें मैच द फॉलोइंग डिटेल्स अबाउट शाहजहां कंस्ट्रक्शन एक्टिविटीज। सो देखेंगे फर्स्ट मोती मस्जिद, जहांगीर मुसोलियम, एक्सटेंसिव यूज ऑफ कैलीग्राफी और फर्स्ट कमीशन्ड आफ्टर बिकमिंग एम्परर। सो आपका आंसर हो जाएगा इसमें मोती मस्जिद, आपकी मोती मस्जिद, जहांगीर मुसोलियम, एक्सटेंसिव यूज ऑफ कैलीग्राफी और फर्स्ट कमीशन आफ्टर बिकमिंग एम्परर। सो आंसर विल बी ए, यानी कि मोती मस्जिद आपकी आगरा, फिर आपका जहांगीर मुसोलियम लाहौर, देन एक्सटेंसिव यूज ऑफ कैलीग्राफी ये आपका पीकॉक थ्रोन, और फर्स्ट कमीशन आफ्टर बिकमिंग एम्परर तो ये आपका ताजमहल। अब हम इसके बारे में थोड़ा सा डीप पढ़ेंगे। ओके, सो मोती मस्जिद ऑफ आगरा ये शाहजहां ने बनाई, जहांगीर मुसोलियम लाहौर में शाहजहां ने बनाया, एक्सटेंसिव ऑफ कैलीग्राफी पीकॉक थ्रोन में हुई, और शाहजहां ने फर्स्ट कमीशन क्या किया था, ताजमहल, जो वो एम्परर बने थे। अब बात करेंगे शाहजहां के बारे में। तो शाहजहां को कहते हैं शिहाब अल दीन मोहम्मद खुर्रम। ओके, और ये 5th मुगल एम्परर थे, 5th मुगल एम्परर थे फ्रॉम जनवरी 1628 से जुलाई 1658 तक। ओके, ये काफ़ी फेमस एम्परर रहे हैं। इन्होंने ताजमहल जैसे बहुत सारे मॉन्यूमेंट्स आर्किटेक्चर बनवाए हैं। ओके, इनकी डेक्कन पॉलिसी बहुत सक्सेसफुल रही है। इन्होंने अहमदनगर
की फोर्सेस को हराया और साथ में बीजापुर गोलकुंडा के जो किंग्स थे उनके साथ ट्रीटी की, उनको अपने अंडर ले लिया। शाहजहां ने शिवाजी के जो फादर थे शाहजी भोसले, उनके साथ भी एक वॉर हुई थी, उनको हराया था। फिर इनकी 1631 में मुमताज़ महल जो इनकी वाइफ थी बुरहानपुर में डेथ हो गई। फिर उन्होंने उनकी याद में ताजमहल बनाया आगरा में, और ये कंटेम्प्रेरी थे लुइस 14 ऑफ फ्रांस के। इनके टाइम पे फेमस पीकॉक थ्रोन भी बनवाई गई और बहुत सारे ट्रैवलर्स आए, जैसे आपके बर्नियर जो कि फ्रेंच फिजिशियन ट्रैवलर थे, टैवर्नियर जो कि फ्रेंच मर्चेंट थे, मेंडेल्सो जर्मन एडवेंचरर थे, पीटर मुंडी इंग्लिश ट्रेडर थे, मनुसी इटालियन राइटर साथ में आपके शाहजहाँ के टाइम पर आए। और इनके अकाउंट्स में डिटेल एक्सप्लेनेशन है शाहजहाँ के बारे में। जब शाहजहाँ का लास्ट टाइम चल रहा था तो उनके बेटों में झगड़ा हुआ कि अब कौन बैठेगा गद्दी पे। शाहजहाँ चाहते थे कि उनके बड़े बेटे दारा शिकोह बने नेक्स्ट मुगल एम्परर, लेकिन औरंगजेब ने बैटल ऑफ समूगढ़, एक बैटल हुई थी बैटल ऑफ समूगढ़, उसमें दारा शिकोह को हरा दिया था और मार दिया था। ये खबर सुनकर शाहजहाँ जो थे वो ये दुख बर्दाश्त नहीं कर पाए और उनकी भी फिर बाद में कुछ टाइम के बाद डेथ हो गई जनवरी 1666 में। ओके, दारा शिकोह जो थे बहुत ही सेक्युलर पर्सन थे कंपैरेटिवली आपके औरंगजेब के। ओके, क्वेश्चन नंबर 10 के बारे में बात करेंगे। गिव एविडेंस ऑफ अ प्लान्ड सेटलमेंट एंड मड ब्रिक स्ट्रक्चर इन अर्ली हरप्पन पीरियड। सो ये है द रेंज ऑफ पोर्ट्री टाइप वॉज सिमिलर टू दैट ऑफ कलीबंगन। कलीबंगन ये आपका राजस्थान में है। आर्टिफैक्ट्स included unscribed seats, pottery with graffiti, terracotta, wheels, car, rattles and bull, figurine, church blades, weight, bone point, muller. Lot of animal bones were excavate की गई। इसका मतलब है वहाँ पे उस टाइम पे एनिमल हस्बेंड्री का भी इंपॉर्टेंस काफ़ी था। Stacked set of hopstocks भी मिले ओपन एरिया में। दिस सजेस्ट दिस पॉसिबिलिटी दैट अ गेम सिमिलर टू पिट्ठू भी वहाँ पे उस टाइम बच्चे खेला करते थे। तो ये आपकी कौन सी हरप्पन साइट है? ये स्टेटमेंट कहाँ से लिया गया है, किस हरप्पन साइट का है? तो ये राखीगढ़ी हरियाणा। ओके, राखीगढ़ी हरियाणा, ये आपका एरिया है हिसार के पास में हरियाणा में राखीगढ़ी। ओके, यहाँ पे आपकी हरप्पन साइट है ये। इट्स अ मैच्योर हरप्पन साइट, इट इज़ अ मैच्योर हरप्पन साइट और ये हिसार डिस्ट्रिक्ट घग्गर हागा रिवर प्लेन में है। ओके, इसको फाइंड आउट किया था आपके अमरेंद्र नाथ जो थे आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के जो ऑफिसर थे, उन्होंने फाइंड आउट किया था। और 2020 में बजट में 5 आइकॉनिक साइट को अनाउंस किया गया था बाय फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमन, जो कि था हस्तिनापुर, राखीगढ़ी हरियाणा तो हो गया, हस्तिनापुर उत्तर प्रदेश में, शिवासागर आसम में, ढोलावीरा गुजरात में, आदि चनल्लूर तमिलनाडु में। ओके, सिलेंड्रिकल सील्स भी मिली हैं जहाँ पर किसके बारे में, एलिगेटर भी, कुछ सील्स में कुछ जगह पे एलिगेटर भी एज अ सिंबल यूज़ किया गया है। तो राखीगढ़ी हरियाणा हरप्पन साइट में मिला है। ओके, यहाँ पे रेडवेयर जो है सिरेमिक इंडस्ट्री भी रिप्रेजेंट है किससे, रेडवेयर से। बहुत सारे एनिमल सेक्रीफिशियल पिट्स मिले हैं यहाँ से। ओके, अब इंडस वैली सिविलाइजेशन के बारे में देखते हैं। तो ये ओल्डेस्ट रिकॉर्डेड अर्बन सिविलाइजेशन है, बिफोर वैदिक एरा से पहले सिविलाइजेशन है। वैदिक एरा की जो सिविलाइजेशन है उसको रूरल सिविलाइजेशन कहते हैं, लेकिन आपकी इंडस वैली सिविलाइजेशन जो है आपकी अर्बन सिविलाइजेशन रही है सबसे पुरानी, अराउंड 3000 से लेकर 2500 BC। ओके, ये कंटेम्प्रेरी थी इजिप्शियन और मेसोपोटामियम सिविलाइजेशन की। साथ में एक्सकेवेशन हुआ 1920 में, 2 साइट मिली आपकी मोहनजोदड़ो और हरप्पा। जॉन मार्शल थे उस टाइम डायरेक्टर जनरल आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के। और साथ में जो हरप्पन साइट है वो डिस्कवर की थी दयाराम साहनी 1921 ऑन द बैंक ऑफ रिवर रावी। साथ में मोहनजोदारो डिस्कवर किया था आर.डी. बनर्जी ने ऑन द बैंक ऑफ रिवर इंदस इन 1922। सबसे पहले हरप्पा फिर मोहनजोदारो, अल्फाबेटिकल सीरीज वाइज पहले एच आता है फिर एम। ओके, हरप्पा से है, हरप्पा में आर आ रहा है तो रावी रिवर, और मोहनजोदारो ये आपके इंडस रिवर पे थी। ये भी याद रखना है, हरप्पा को किसने डिस्कवर किया था, दयाराम साहनी 1921। ठीक उसके 1 साल बाद आर.डी. बनर्जी ने मोहनजोदड़ो 1922 में फाइंड आउट की, एक्सकेवेट की या डिस्कवर की।
फेजेस क्या हैं इंडस वैली सिविलाइजेशन के? तो एक तो अर्ली फेज है, फिर एक मैच्योर, फिर एक लेट। ओके, सो ये है। अब इंडस वैली सिविलाइजेशन का डिक्लाइन कैसे हुआ, कैसे वो डिक्लाइन हुई? सो बहुत सारी थ्योरीज हैं। कुछ कहते हैं आर्यंस ने इन्वेजन किया, कुछ कहते हैं कि टेक्टोनिक डिस्टर्बेंस हुआ, कुछ कहते हैं रिवर्स का जो कोर्स है वो चेंज हुआ, या नेचुरल फैक्टर जैसे क्लाइमेटिक रीजन, ये सब कारण बताते हैं। पर कोई भी मतलब बेसिकली इट्स अ डिबेटेबल थिंग कि किसी ने भी नहीं बताया है कि किससे इंडस वैली सिविलाइजेशन का डिक्लाइन हुआ। अब नेक्स्ट देखेंगे क्वेश्चन नंबर 11। सो मैच लिस्ट विद लिस्ट 2। बात करेंगे लिस्ट 1 को लिस्ट 2 से मैच करना है, और ये रहे आपकी लिस्ट 1 और ये रही लिस्ट 2। सो ये मॉडर्न हिस्ट्री का क्वेश्चन है। सो टीपू शाह किससे रिलेटेड है? दादू मियाँ, चैत सिंह, तीतू मिर और टीपू शाह। सो पागलपंथी मूवमेंट जो है करम शाह ने स्टार्ट किया था, लेकिन उनके बेटे टीपू शाह का भी इसमें योगदान है काफ़ी। दादू मियाँ फैराजी मूवमेंट, हाजी शरीयतुल्लाह के बेटे थे। फिर चैत सिंह बनारस रिबेलियन, और फिर आपके तीतू मिर, इन्होंने किया तारिके मोहम्मदिया मूवमेंट में पार्टिसिपेट। ओके, तो इस हिसाब से आंसर हो जाएगा आपका सी। आंसर हो जाएगा सी, A4 दादू मियाँ फैराजी मूवमेंट, चैत सिंह बनारस रिबेलियन और तीतू मिर तारिके मोहम्मदिया। ओके, अब हम देखेंगे बनारस रिबेलियन चैत सिंह ने स्टार्ट किया था। ओके, ये ब्रिटिश के बीच में एग्रीमेंट हुआ तो वहाँ पे रिबेलियन हुआ था। ओके, फिर है फैराजी मूवमेंट बाय दादू मियाँ, तो जो इस्लामिक रिवाइवलिस्ट मूवमेंट था। सो इसमें ये था कि जो शरीयतुल्लाह थे उनकी टीचिंग्स को स्प्रेड करना, ये मूवमेंट था फराजी मूवमेंट। ओके, फिर तारिके मोहम्मदिया मूवमेंट, इसमें सैयद अहमद और शाह इस्माइल की टीचिंग्स को स्प्रेड करना। साथ में एक मुस्लिम रिवाइवलिस्ट मूवमेंट था जिसमें ये था कि इस्लाम को वापस प्योरेस्ट फॉर्म में प्योरीफाई करेंगे। ओके, पागलपंथी मूवमेंट करम शाह ने स्टार्ट किया था, इसके मेजर लीडर थे, लेकिन टीपू शाह ने इसको बाद में ज्वाइन किया था। ये बंगाल वाले एरिया में है। ये भी आपके जो ज़मींदार के खिलाफ ये मूवमेंट चला था। ओके, उनके टैक्सेस से परेशान होकर। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, रीड इट। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट किंग हर्षवर्धन आर करेक्ट? सो कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट है? ही बिलोंग टू मोखारी डायनेस्टी। फर्स्ट स्टेटमेंट, ही वॉज डिफीटेड बाय पुलकेशिन II। थर्ड, बैन मयूरा मातुगा दिवाकर वर द फेमस राइटर एट हिज कोर्ट। फिर है फोर्थ, हर्ष हिमसेल्फ रोट 3 प्लेज, रत्नावली, प्रियदर्शिका और नागनंदा। ओके, ये इट्स नागनंदा, हाँ, नागमंजरी लिख दिया है। ओके, इट्स नागनंदा, मिसप्रिंट हो गया वो। सो इसमें से आपके कौन से करेक्ट हैं? सो फर्स्ट तो रॉन्ग है, क्योंकि वो तो पुष्यभूति डायनेस्टी से बिलोंग करते थे, मोखारी डायनेस्टी से नहीं बिलोंग करते थे। ये तो पोस्ट गुप्ता पीरियड की एक डायनेस्टी थी। ओके, डिफीट इनको पुलकेशिन II ने हराया था, बिल्कुल, ए होल इंस्क्रिप्शन में मेंशन है। ओके, बैन मयूरा और मातुगा दिवाकर ये इनके फेमस राइटर थे इनके कोर्ट के, और हर्षा ने खुद से 3 प्ले लिखे थे, रत्नावली प्रियदर्शिका और नागनंदा, संस्कृत। तीनों करेक्ट हैं। आंसर हो जाएगा सी, बी, सी, डी। सो किंग हर्षवर्धन जो है पुष्यभूति डायनेस्टी को बिलोंग करते हैं, वर्धन डायनेस्टी को बिलोंग करते हैं, जो कि 7th सेंचुरी के टाइम पे वन ऑफ द प्रोमिनेंट रूलर थे हर्षवर्धन। इनको पुलकेशिन II ने हराया था, चालुक्य किंग, और नर्मदा नदी पे हराया था। ओके, फिर उसके बाद हर्षवर्धन ने स्टैब्लिश की थी लार्जेस्ट मोनास्ट्री एट नालंदा। साथ में अभी जो राइटर की बात की, बनभट्ट जो ऑथर थे हर्षचरित्र के, प्रवती परिणय के, और साथ में कादम्बरी के भी राइटर हैं बानभट्ट। मयूरा ऑथर ऑफ मयूरा शतक। फिर रिनोन्ड ग्रामेरियन थे भारती हरि, ऑथर ऑफ वाका पाडिया। एंड मातंग दिवाकर, ये कुछ इनके अकम्पलिश्ड राइटर थे, तो ये भी करेक्ट है। साथ में हर्षवर्धन जो थे बहुत ही जनरस पर्सन थे, और उन्होंने कुछ संस्कृत वर्क भी किए हैं, जैसे मैंने बताया नागनंद, रत्नावली और प्रियदर्शिका। ये इनके संस्कृत प्ले थे जो उन्होंने खुद लिखे हैं। अब कुछ एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन देखेंगे हम हर्षवर्धन के बारे में। सो जो वर्धना डायनेस्टी थी, ये आपकी, हाँ, जो वर्धना या पुष्यभूति डायनेस्टी, ये आपकी नरवर्धन ने
इसके फाउंडर। हर्षवर्धन पुष्यभूति एम्परर जो थे, उन्होंने रूल किया है अराउंड 606 से लेकर 647 CE तक। इनकी शादी हुई थी दुर्गावती की, और उनके जो 2 बेटे थे, उन दोनों बेटों को इन्हीं के मिनिस्टर से मार दिया था। और जो इनकी बेटी थी, इन्होंने अपनी बेटी की शादी की थी किंग ऑफ पल्लवी से। अब ह्वेन सेंग जो चाइनीज़ बुद्धिस्ट ट्रैवल थे, उन्होंने इनके बारे में काफ़ी तारीफ की हुई है अपने राइटिंग्स में। जब इनके फादर यानी कि प्रभाकर वर्धन की डेथ हुई, तो उन्होंने अपने बड़े बेटे राज्यवर्धन को थ्रोन दी, वो बैठे। उसके बाद गौड़ किंग शशांक ने इन पर अटैक किया, इनको मार दिए राज्यवर्धन को, और साथ में हर्षवर्धन की बड़ी बहन राजश्री को बंदी बना लिया। उसके बाद हर्षवर्धन ने अपनी बड़ी बहन को छुड़ाने के लिए एक अलायंस बनाया किंग ऑफ कामरूप, जो कि थे भास्कर वर्मन। उनके साथ मिलकर इन्होंने गौड़ किंग शशांक को हराया, और साथ में इन्होंने जो भी टेरिटरीज थी वो अपने अंडर ले ली शशांक की, और साथ में उनकी कैपिटल, अपनी जो कैपिटल थी वो शिफ्ट की फ्रॉम थानेश्वर टू कन्नौज। 41 लॉन्ग ईयर्स तक इन्होंने क्या किया, रूल किया। बैटल ऑफ नर्मदा लड़ी, बैटल ऑफ नर्मदा हुई थी पुलकेशिन 2 और साथ में हर्षवर्धन के बीच में, जिसमें हर्षवर्धन की हार हो गई थी। पुलकेशिन 2 ने हर्षवर्धन को हरा दिया था। साथ में एहोल इंस्क्रिप्शन है, जिसमें रवि कृति ने मेंशन किया है कि पुलकेशिन 2 ने किन किन किंग्स को हराया। स्पेशली आपके हर्षवर्धन के बारे में लिखा है उन्होंने, किन को हराया है। संस्कृत इंस्क्रिप्शन है, कहाँ है, मेगुती जैन टेम्पल कर्नाटका में। ओके, एहोल एक जगह है। नेक्स्ट, मैच लिस्ट 1 विद लिस्ट 2, इंस्क्रिप्शन विद लिस्ट किंग्स। तो लिस्ट 1 है, लिस्ट 2 है। तो सांची स्तूपा, सांची स्तूपा, एहोल इंस्क्रिप्शन, सांची स्तूपा, एहोल इंस्क्रिप्शन, इलाहाबाद पिलर इंस्क्रिप्शन, बराहा कॉपर प्लेट इंस्क्रिप्शन। सो मैंने अभी तक किन किन के बारे में बताया आपको। एहोल इंस्क्रिप्शन किसके बारे में बात की गई थी, पुलकेशिन 2। ओके, फिर मैंने बताया बराहा कॉपर प्लेट इंस्क्रिप्शन मिहिर भोज के बारे में। ओके, अब बचा सांची कॉपर प्लेट इंस्क्रिप्शन और एहोल इलाहाबाद पिलर इंस्क्रिप्शन। सो मैंने अभी मार्क किए हैं आपके डी और बी। बी है आपका B1, तो ये दोनों आपके, ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे। B1 है, और D2, B1 और D2 इन दोनों में से फाइंड आउट करना है। सो आपके जो इलाहाबाद पिलर इंस्क्रिप्शन है, ये समुद्रगुप्त के बारे में है। ओके, प्रयाग प्रशस्ति, जिसको कब अकबर ने भी क्या किया था, शिफ्ट किया था। ओके, और सांची कॉपर प्लेट इंस्क्रिप्शन में चंद्रगुप्त 2 रूलर के बारे में मेंशन है। ओके, अब आगे बढ़ेंगे। इलाहाबाद पिलर इंस्क्रिप्शन, प्रयाग प्रशस्ति। सो ये गुप्ता रूलर समुद्रगुप्त के बारे में है, जो कि 4th सेंचुरी में थे। बहुत तारीफ की गई है इसमें। समुद्रगुप्त को नेपोलियन ऑफ इंडिया कहते थे। साथ में समुद्रगुप्त की इंस्क्रिप्शन है, ये लिखी थी हरिसेन ने संस्कृत में और ब्रह्मी स्क्रिप्ट में, जो कि चंपू काव्य स्टाइल में लिखी हुई थी, जो कि बहुत ही बेसिक और एलिगेंट स्टाइल है संस्कृत का। जहांगीर के पर्शियन इंस्क्रिप्शन, एम्परर अकबर ने इस पिलर को मूव किया था ओरिजिनल लोकेशन से, और कहाँ शिफ्ट कर लिया था, इलाहाबाद फोर्ट में, उत्तर प्रदेश में। ओके, हरिसेन कविराज कहते थे। हरिसेन ने टाइटल दिया था समुद्रगुप्त को कविराज, और साथ में समुद्रगुप्त का नाम एक और भी था, विक्रमांक। ओके, अब एहोल इंस्क्रिप्शन, एहोल प्रशस्ति, जैसे मैंने बताया मेगुती जैन टेम्पल एहोल कर्नाटका में है। रवि कृति ने पुलकेशिन 2 की बहुत तारीफ की है इसमें, और बताया उन्होंने कैसे कैसे हर्षवर्धन को हराया, और भी जो किंग्स थे। ये कन्नड़ स्क्रिप्ट में है और संस्कृत में लिखी हुई है। ओके, इसमें है कि कैपिटल का रीलोकेशन किया था एहोल से बदामी। किन्होंने, आपके पुलकेशिन 2 ने। सांची इंस्क्रिप्शन ऑफ चंद्रगुप्त 2, तो ये चंद्रगुप्त 2 के बारे में लिखा हुआ है। बुद्धिस्ट एस्टैब्लिशमेंट है, संस्कृत रिकॉर्ड, और ये रायसेन डिस्ट्रिक्ट मध्य प्रदेश में है। ये यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज साइट में आता है। 1989 में यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज साइट में डाला गया है। सो आपको बताना है कमेंट सेक्शन में कितने वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स में कितने और मॉन्यूमेंट्स हैं। चलो मैं ये बता देती हूँ आपको कितना है। टोटल अभी 42 है। सो आपको बताना है इंडिया का प्लेस। यू हैव टू राइट डाउन इन कमेंट सेक्शन कि इंडिया का प्लेस कौन सा है, कितने नेचुरल हैं, कितने मिक्स्ड हैं, और कितनी कल्चरल साइट्स हैं आपकी यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स में। यू हैव टू राइट डाउन इन कमेंट सेक्शन। ओके, अब बात करेंगे बराहा कॉपर प्लेट इंस्क्रिप्शन। सो मैंने बता दिया था ये आपको, ये महोदय कन्नौज में है और मिहिर भोज के बारे में है।
जो कि विष्णु के बहुत बड़े डिवोटी थे, विष्णु, गॉड विष्णु के। तो उन्होंने फिर एक टाइटल लिया था आदि वराह। क्वेश्चन नंबर 14, लीडर्स हु सर्व्ड मोर देन वंस एज अ प्रेसिडेंट ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस। सो आपको बताना है इसमें कौन कौन सा है, कौन कौन से लीडर्स हैं जिन्होंने मोर देन वन टाइम इंडियन नेशनल कांग्रेस के सेशन के वो प्रेसिडेंट बने। तो रहीमतुल्ला एम साइनी एक ही बार बने हैं, बाकी सब ABCE सब 2 या 3 बार बने। ओके, सुरेंद्र नाथ बनर्जी बने हैं 2 बार, इनको राष्ट्रगुरु कहते हैं, 1895 में बने थे और एक 1902 में बने। उमेश चंद्र बनर्जी जो कि फर्स्ट प्रेसिडेंट थे इंडियन नेशनल कांग्रेस की, जब 1885 में हुआ था फर्स्ट सेशन बॉम्बे में, तब भी यही थे। फिर इलाहाबाद में हुआ 1892 में, तब भी ये बने। दादा भाई नौरोजी 3 बार बने हैं, 1886 वेरी इंपॉर्टेंट, 1893 और 1906। 1906 में स्वराज के बारे में बात की गई थी। ओके, और ये 2nd, 9th और 22nd प्रेसिडेंट बने हैं इंडियन नेशनल कांग्रेस के, ग्रैंड ओल्ड मैन कहलाए गए हैं। ओके, और साथ में ड्रेन ऑफ वेल्थ थ्योरी इन्होंने ही दी थी। सर विलियम वेडरबर्न ये 2 बार बने हैं, ये फाउंडर थे जब इंडियन नेशनल कांग्रेस बनी थी, फाउंडिंग मेंबर थे, और 1889 और 1910 में ये कांग्रेस के प्रेसिडेंट बने। रहीमतुल्ला मोहम्मद साइनी 12th एनुअल कांग्रेस सेशन हुआ था 1896 में, जब जन वंदे मातरम सबसे पहली बार गाया गया था, तो उस टाइम ये वहाँ के प्रेसिडेंट थे। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, गिवन बिलो आर 2 स्टेटमेंट, स्टेटमेंट 1, स्टेटमेंट 2। स्टेटमेंट 1 है राजेंद्र चोल इंट्रोड्यूस मलीगई कोल अ स्टैंडर्डाइज मेजरिंग यूनिट, इट इज करेक्ट और नॉट। सेकेंड स्टेटमेंट, राजेंद्र चोल सन अरमूली वर्मन बिल्ड द फेमस वृद्धेश्वरा टेम्पल। अब अगर आप लोगों ने डीप में नहीं पढ़ा तो ये स्टेटमेंट आपको लगेगा सही होगा, लेकिन ये गलत है। अरमूली वर्मन जो थे ना, राजा 1, उनके बेटे थे फादर ऑफ राजेंद्र चोल, फादर ऑफ राजेंद्र चोल। सबसे ज़्यादा जो नेवी एक्सपीडिशन फेमस थे राजेंद्र चोल के थे, लेकिन स्टार्ट उनके फादर ने किए थे, राज 1 ने। सो राजेंद्र चोल के फादर है राज 1, और इसमें क्या लिखा है, राजेंद्र चोल सन अरमूली वर्मन। राज 1 का नाम ही अरमूली वर्मन है, तो इसलिए स्टेटमेंट हो जाता है गलत। यानी कि राज 1 जिनको अरमूली वर्मन भी कहते हैं, उनके बेटे थे राजेंद्र चोल, और अरमूली वर्मन ने बनाया था बृहदेश्वरा टेम्पल। ओके, सो स्टेटमेंट 1 इज करेक्ट, सेकंड इज इनकरेक्ट। तो राजेंद्र चोल ने ये मेजरिंग यूनिट दी थी मलीगई कोल। ओके, बृहदेश्वरा टेम्पल राजा 1 ने बनाया था चोल एम्पायर में, अरमूली वर्मन। एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन बाय क्रैक ग्रेड भी। सो राजेंद्र चोल जो थे उनको गंगई कोंडा चोलापुरम कदरम कोंडन भी कहते थे। 1014 से लेकर वो 1044 तक उन्होंने रूल किया। ओके, और जो चोल एम्पायर की फाउंडेशन रखी थी वो विजयलय ने रखी थी, उसके बाद आदित्य 1, और मैंने स्टार्टिंग में बताया था परंटका 1 के बारे में। ओके, राजेंद्र चोल की जो टेरिटरीज थी वो बर्मा, अंडमान निकोबार आइलैंड, लक्षद्वीप, मालदीव्स, पेगू आइलैंड, इन सब पे वो कॉन्कर कर चुके थे। साथ में इन्होंने राजेश्वरम टेम्पल बनाया था, अपने इनके फादर ने जो बृहदेश्वरा टेम्पल बनाया था उसको देखते हुए सेम इन्होंने राजेश्वरा टेम्पल बनाया था राजेंद्र 1 ने, जब ये जीत गए थे अपनी विक्ट्री को सेलिब्रेट करते हुए। ओके, अब बात करेंगे मिलिट्री की। सो इन्होंने मदुरई जीता, पांड्यन किंग को हराया, केरला टेरिटरीज अपने अंडर ली। साथ में इन्होंने श्रीलंकन किंग महेंद्र 5 को हराया। श्री विजय का जो एम्पायर था इस किंग को भी हराया, क्योंकि ये जो थे चोलास का ट्रेड होने नहीं दे रहे थे चाइनीज से, तो इनको हटाया, इन्होंने सबक सिखाया। फिर बाद में महिपाल को हराया, ठीक है, महिपाल को हराया जो कि पल्लव किंग थे। ओके, और 2014 में इंडियन नेवी ने अभी 1000 एनिवर्सरी बनाई थी, किस चीज़ के लिए, किंग राजेंद्र चोल 1 उनकी जो माइटी नेवी के लिए। ओके, साउथ ईस्ट एशिया में। अब राज 1 जो कि अरमोली वर्मन है, राजेंद्र चोल के फादर। सो मोस्ट सेलिब्रेटेड चोल किंग रहे हैं, इनके नेवल एक्सपीडिशन काफ़ी विक्टोरियस रहे हैं। कहाँ कहाँ के, इन्होंने वेस्ट कोस्ट, श्रीलंका, इन्होंने कॉन्कर किया मालदीव्स। ओके, इन्होंने श्रीलंका पे भी जीत हासिल की,
ओके। और श्रीलंका का जब नॉर्दर्न पार्ट इनके अंडर आया तो इन्होंने उसका नाम रखा, उसके बाद रखा मुमीडी गोंडा चोला मंडलम। ओके। इन्होंने चेरास को हटाया बैटल ऑफ कन्नौर सलाई में, इन्होंने चालुक्यास को हराया। मैं अरमूली वर्मन की बात करूँ, राजराजा वन के बारे में। शक्ति वर्मा और वेंगी थ्रोन इन्होंने कंस्ट्रक्ट की, इन्होंने डैम कंस्ट्रक्ट की कावेरी रिवर पे। साथ में ये डिवाउट फॉलोवर थे शैविज्म के, शिव भगवान को बहुत मानते थे। बृहदेश्वरा टेम्पल जो बनाया तंजौर में इन्होंने ही बनाया। साथ में इनके और टाइटल्स भी थे, जैसे आपकी मुमीडी चोला, अरमूली वर्मन, जैन कोंडा और शिवा पाद सेकरा। ओके। और इनके बाद इनके बेटे आए राजेंद्र चोल वन। ओके। सो आज के सेशन में इतना ही। थैंक यू। If you have any query, please write down in comment section.